हाँ तो बच्चों, अब हम बात करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट इन फैक्टर्स पे डिपेंड कैसे करते हैं। देखो, अगर हम बात करें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ठीक है। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन दिखाता है उसकी बात करते हैं एक बारी। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद अमाइन यानी कि RnH2। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना, जो लोअर मेंबर हैं एल्डिहाइड और कीटोन के, वो भी दिखाते हैं। उनको हम कार्बोनाइल ग्रुप कह देते हैं यहाँ पे। जो कार्बोनाइल ग्रुप में उनके लोअर मेंबर यानी कि मिथेनल, इथेनल या प्रोपेनॉन, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं कंडीशनली। कैसे दिखाते हैं, कैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट पे असर पड़ता है या सॉल्युबिलिटी पे असर पड़ता है, वो बॉइलिंग पॉइंट पे असर पड़ता है या सॉल्युबिलिटी पे असर पड़ता है, वो हम आगे देखेंगे। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन दिखाते हैं भाई? तो ये मैंने आपको बताया था, जो ऑर्थो होते हैं, ऑर्थो डेरिवेटिव्स इंट्रा दिखाते हैं और पैरा डेरिवेटिव्स इंटर दिखाते हैं, ठीक है। और जो केसेस आते जाएंगे हम देखेंगे आगे। अब बारी आती है पोलर नेचर की। पोलर नेचर भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है, लेकिन पानी में। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है। और पोलर नेचर आपको किस में दिखाई देता है? RX में। ROH में भी होता है, लेकिन वहाँ पोलर नेचर से ज़्यादा हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। जैसे एल्डिहाइड है, वो अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ एल्डिहाइड कीटोन की बात कर लेते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन और हेलोजन ग्रुप तीनों पोलर नेचर दिखाते हैं। मॉलिक्यूलर मास ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी ये इनवर्सली है। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। ब्रांचिंग, ब्रांचिंग बढ़ने से इनवर्सली ब्रांचिंग बढ़ने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, ठीक। अब जरा ध्यान दो, इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम, इंट्रा सेम, पोलर नेचर सेम, ब्रांचिंग सेम, मॉलिक्यूलर मास में उल्टा हो जाता है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। तो सेम फैक्टर्स है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली, डायरेक्टली, ये भी डायरेक्टली, ब्रांचिंग इनवर्सली, ठीक है।
तो ब्रांचिंग अगर बढ़ती है यानी कि जो टर्शरी है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा सेकेंडरी से और वैसे ही प्राइमरी से। ठीक है, चलो भाई हम यहाँ कहते हैं कि ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी डिक्रीज क्यों करती है। तो ब्रांचिंग का लेना देना है सरफेस एरिया से। एज द लेंथ ऑफ कार्बन चेन इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ कंपाउंड विल ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो वैन डर वाल डिप्रेशन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बढ़ने से वैन डर वाल फोर्स बढ़ती है और उससे आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। लेकिन ब्रांचिंग से क्या होता है, सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। ठीक है, सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, उससे वैन डर वाल फोर्स डिक्रीज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट की। भैया मेल्टिंग पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है आपकी सिमेट्री। सिमेट्री करती क्या है, सिमेट्री का मतलब होता है जो एक जैसा दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पर पैकिंग या लैटिस पैकिंग की बात आती है। लैटिस पैकिंग जिसको आगे आप लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी भी कह सकते हो। जिसकी सिमेट्री अच्छी होगी उसकी पैकिंग अच्छी होगी, और जिसकी पैकिंग अच्छी होगी उसका स्ट्रक्चर, लैटिस का मतलब यहाँ स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखेगा। जैसे आपसे कोई पूछे सिस और ट्रांस, ये आपका ट्रांस है और ये आपका सिस है, तो कौन ज़्यादा सिमेट्रिक है देखते हैं। एक तो ये सिमेट्री दिखाई दे रही है यहाँ पे, एक ये सिमेट्री दिखाई दे रही है, और इस वाले केस में सिस में सिर्फ एक ये सिमेट्री दिखाई दे रही है। तो ट्रांस ज़्यादा सिमेट्रिक है, इसलिए ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है सिस से। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा है। ऑर्थो पैरा, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो ऑर्थो होते हैं उनसे ज़्यादा सिमेट्रिक पैरा होता है। ये ऑर्थो हो गया आपका, ये आपका पैरा है। ज़्यादा सिमेट्रिक है पैरा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। और ऑड और इवन में बात करें तो ये 4, ये 5, तो ऑड नंबर कार्बन एटम्स ज़्यादा सिमेट्रिक है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, इवन नंबर कार्बन एटम्स ज़्यादा सिमेट्रिक है ऑड से। ठीक है, अच्छा यहाँ एक बात आती है, अगर देखा जाए तो 5 कार्बन जो है उनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा 4 कार्बन से। ठीक है, और जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है ये भी डिपेंड करता है इस बात पे कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, जैसे बॉइलिंग पॉइंट का था। लेकिन 4 और 5 कार्बन में देखा जाए तो 4 कार्बन वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि वो सिमेट्रिक ज़्यादा है 5 कार्बन से। ठीक है, और ये एक ही कार्बन तक चलेगा, ये 6 या 7 कार्बन पे नहीं चलेगा। ठीक है, 4 का कंपैरिजन सिर्फ 5 से करेंगे। तो यहाँ आपने 3 फैक्टर समझे, एक तो फैक्टर अफेक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट, फिर सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट। अब इन पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं इनमें क्या क्या रीज़न लगने चाहिए। अब ये जो पहला केस है इसमें देखूँ मैं अगर, तो यहाँ है आपका ब्यूटेन, प्रोपेन और हेक्सेन। तो सिंपल सा मॉलिक्यूलर मास का केस लग रहा है, तो यहाँ रीज़न बनेगा आपका मॉलिक्यूलर मास, जिसका मतलब बताता हूँ मैं आपको।
जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बेटा इस चीज़ को ध्यान रखना, कई बच्चे गलत कर देते हैं। अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो भैया इंक्रीजिंग ऑर्डर ये वाला होता है आपका। कुछ बच्चे ऑर्डर गलत लिख देते हैं, कुछ बच्चे ऑर्डर ठीक लिखते हैं तो साइन गलत लगा देते हैं। ठीक है, तो कृपया करके ये सिली मिस्टेक मत करना। आगे, अब इन तीनों में क्या है, ये है नॉन पोलर, ये है पोलर। जो चीज़ पोलर होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और इसके पास है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसका तो मॉलिक्यूलर मास और भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ जो इस क्वेश्चन में जो रीज़न बनेंगे आपके, इसको थोड़ा जगह दे दूँ मैं, वो बनेंगे पोलर नेचर और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, आगे इसके बाद बारी आती है इन दोनों की। देखो, एक है आपका ऑर्थो डेरिवेटिव और एक है आपका पैरा डेरिवेटिव। ऑर्थो का मतलब इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, और इसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही है आपका रीज़न। जो इंट्रा दिखाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जो इंटर दिखाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर मैं आपसे बात करूं बेंजीन की, साइक्लोहेक्सेन की और नॉर्मल हेक्सेन की, ठीक है, तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मैंने यहाँ रीज़न पहले से लिख रखा है, रीज़न है आपका सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया साइक्लोहेक्सेन का ज़्यादा होता है नॉर्मल हेक्सेन से। और अगर हम बात करें बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन की, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम डाइक्लोरोबेंजीन की। इनमें भी 3 डेरिवेटिव्स हैं आपके, ऑर्थो, पैरा और मेटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका रीज़न आता है वो है रेजोनेंस इफेक्ट और आई इफेक्ट। देखते हैं, इसको भी समझते हैं क्या कहता है ये। अगर हम बात करें ऑर्थो की, तो इसमें रेजोनेंस इफेक्ट और आई इफेक्ट ज़्यादा है। इसमें रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है एज़ कंपेयर टू पैरा और मेटा। ठीक है, मेटा में तो रेजोनेंस इफेक्ट होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ऑर्थो, पैरा, मेटा में से ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस इफेक्ट इन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा है। आगे चलते हैं, लेकिन इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं एनसीईआरटी में देखूं तो 5 से 7 केल्विन का ही बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा। चेक करते हैं एक बारी। देखेंगे इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये देखो, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ आपका 5 का डिफरेंस है। मतलब अगर देखा जाए तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट में
आपको एप्रिशिएबल चेंज दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये मोर सिमेट्रिक है, वो मैं बता चुका हूँ आपको। पैरा ज़्यादा सिमेट्रिक होता है ऑर्थो से, ठीक। और अगर मैं बात करूँ कि इसका थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है, तो उसका आंसर दोगे आप रेजोनेंस, ठीक। अब वो कहता है ये क्या है, नॉर्मल हेक्सेन, क्लोरोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो यहां आपका आंसर आएगा डाइपोल मोमेंट। किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है? तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है इसका, सबसे ज़्यादा। इसका है ही नहीं, इसका कम है। होता क्या है बेंजीन में, ये बेंजीन है बेटा, एक मिनट रुको, इसमें कार्बन ज़्यादा दिखा रखा है मैंने, C5 होना चाहिए। देखो ये जो आपका बेंजीन है, इसमें जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का होता है। तो इसका S करेक्टर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कार्बन से कम होता है, ठीक है। S करेक्टर कम है इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट कम है, एक बात। दूसरी बात, ड्यूरिंग रेजोनेंस ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमता है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। वो तो था ही पहले से, क्लोरीन है ना, नेगेटिव करेक्टर का। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जज किया जाता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों के बीच में जो पहले ज़्यादा थी अब वो थोड़ी कम हो गई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो गया, ठीक। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होने की वजह से ये कम डाइपोल मोमेंट रखता है और कम पोलर नेचर दिखाता है। जिसका पोलर नेचर कम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। आगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है आपका अल्कोहल, ये आपका ईथर, ये आपका पानी H2O और ये आपका फिनॉल। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि किसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है और क्यों। फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, एक बात। दूसरी बात, इसके पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो रीज़न यहाँ पे क्या क्या बने आपके, सबसे पहला इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहला रीज़न। दूसरा, मॉलिक्यूलर मास भी यहाँ अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है। अच्छा, पानी भी अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है लेकिन इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत कम है। इतनी अच्छी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है पानी कि छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उससे इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका आप मान लो 75 से 80 डिग्री सेल्सियस, तो इसका होता है 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ, ये है जो 160 पार कर जाता है, 165 से 170 मान लो, मेरे को याद नहीं है ढंग से। तो वो क्यों कर गया? क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा है, 6 कार्बन है बेटा। इसका मॉलिक्यूलर मास पानी से बहुत ज़्यादा है। वरना अगर कोई पूछे अल्कोहल और वाटर में से किसकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है, तो वो है आपका वाटर। ये फिसड्डी है। ROR यानी कि ईथर पोलर नेचर दिखाता है, बहुत वीक पोलर नेचर। इसके पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो कभी पूछे इसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है, इसकी सॉल्युबिलिटी कम क्यों है, तो आपको जवाब देना है क्योंकि इसके पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कमी है, ठीक। चलो अब बारी आती है हेक्सेन, क्लोरोहेक्सेन, हेक्सेनॉल और फिनॉल के बीच में डिफरेंस की। इसके पास पोलर नेचर नहीं है, इसके पास पोलर नेचर है। तो एक तो रीजन बन गया आपका पोलर नेचर। इन दोनों के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। लेकिन फिनॉल के पास रेजोनेंस भी है, यानी कि स्टेबिलिटी। ये एक नया फैक्टर आया है कि जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी, हाँ ये बात तो है, जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी जाहिर सी बात है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लेकिन मैंने इसको आपको रीजंस में नहीं लिखवाया था, जो स्टार्टिंग में इससे पहले वाले लेक्चर में बताए थे।
तो पोलर नेचर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और रेजोनेंस स्टेबिलिटी, ये 3 रीज़न बनेंगे इस वाले अरेंजमेंट के। ठीक है, ये बड़ा आसान है। क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो मतलब मॉलिक्यूलर मास, और कुछ नहीं सोचना। यहाँ पे फ्लोरीन देखकर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में मत सोचने लगना। ठीक है, C4H10, CH3OC2H5, C2H5CHO, CH3COCH3 और C3H7OH। अच्छा जी, तो भैया सबसे पहले तो इसे अलग कर दो, क्यों? इसके पास क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तो जीत गया ऊपर वाले सबसे। इसके पास पोलर नेचर नहीं है, इसके पास पोलर नेचर है लेकिन बहुत वीक। इन दोनों के पास पोलर नेचर है, हाँ, और इसके पास सिमेट्री भी है। ठीक है, ये नंबर 1 हो गया सबसे ज़्यादा। 1 2 3 4 5 है ना, तो ये सबसे ज़्यादा, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये और सबसे कम ये। ठीक, तो रीज़न बनेंगे आपके यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पोलर नेचर, ठीक है, और बस मॉलिक्यूलर मास नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आ गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है अल्कोहल से ज़्यादा। तो ये सबसे ज़्यादा, फिर ये, फिर ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, ये ज़्यादा दिखाता है, ये दिखाता ही नहीं है। तो रीज़न यहाँ पर बनेगा साफ साफ आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, ये 11 एग्जाम्पल लिए हैं, यही सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो हम देखते रहेंगे बीच बीच में। अब बारी आती है आपकी, ठीक है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपका खत्म। अब हम बात करेंगे एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर की नेक्स्ट लेक्चर।